तलवार से लोग मरते हैं, कानून से कौम मरती है। और कानून का सबसे बड़ा उस्ताद था वॉरेन हेस्टिंग्स। ना उसके हाथ में तलवार थी, ना जंग का शौर। फिर भी हिंदुस्तान चुपचाप हार गया। With this, our agreement is sealed. आज हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश राज का असल फाउंडेशन शौर से नहीं, प्लानिंग से रखा गया। ये कहानी है वॉरेन हेस्टिंग्स की। जब बाकी अंग्रेज ऑफिसर्स लूट और धमकी पे यकीन रखते थे, हेस्टिंग्स ने कुछ और देखा। उसने कहा, तलवार महंगी पड़ती है, सिस्टम सस्ता होता है। वो हिंदुस्तान को समझना चाहता था। रिवायत, कानून, रिलीजन, पावर स्ट्रक्चर। और जब तुम किसी मुल्क को समझ जाओ तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हिस्ट्री बुक्स कहती हैं उसने लोकल लॉज को रिस्पेक्ट किया, इंडियन जजेस को कोर्ट्स में बिठाया, कंपनी को डिसिप्लिन सिखाया। This document details the new arrangements. We will study it carefully. The implications are significant. सुनकर लगता है जैसे कोई हीरो हो, लेकिन असल सवाल ये है, किसके फायदे के लिए? इंडियन कानून इंडियन के लिए नहीं, कंपनी के कंट्रोल के लिए उसे हुआ। हेस्टिंग्स के दौर में बंगाल से पैसा मशीन की तरह निकाला गया। किसान भूखा था, फसल कम थी, लेकिन टैक्स फुल। 1770 का बंगाल फैमिन, लाखों लोग मर गए, लाशें गिरती रही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड बना रहा था। Gentlemen, record profits. The figures speak for themselves. ये जुल्म चीख कर नहीं हुआ, ये जुल्म सिग्नेचर्स और फाइल्स से हुआ। राजा चैत सिंह ने एक्स्ट्रा टैक्स देने से मना किया, सिर्फ इतना। हेस्टिंग्स ने उसे एग्जाम्पल बना दिया। उसकी पावर खत्म, इज्जत खत्म, सल्तनत खत्म। मैसेज क्लियर था, कंपनी से सवाल नहीं होता। अवध की बेगम्स, बुजुर्ग, रॉयल और पावरफुल। हेस्टिंग्स ने उनके खजाने पर हाथ डाला। दबाव, धमकी, बेइज्जती, सब कुछ। ये पैसा हिंदुस्तान के लिए नहीं, ब्रिटिश जंगों के लिए गया। जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस गया तो उस पर ट्रायल चला। इल्जाम, जुल्म, करप्शन, पावर का मिसयूज। 7 साल केस चला और फिर कुछ भी नहीं। सिस्टम ने अपने आदमी को बचा लिया। My fellow assembly members, the hour is late. We must unite and act decisively. For the future of our nation, we cannot delay. वॉरेन हेस्टिंग्स इसलिए खतरनाक था क्योंकि वो जालिम जैसा दिखता ही नहीं था। तलवार वाला दुश्मन सामने होता है, लेकिन कानून और प्लानिंग वाला दुश्मन कौम को अंदर से खत्म करता है। ब्रिटिश राज तलवार से नहीं बना, वो दीवारों के बाहर खड़े थे। उनका मिशन सिंपल था, एक आदमी को हमेशा के लिए खत्म करना। उस आदमी का नाम था हजरत टीपू सुल्तान। ब्रिटिश जनरल्स कहते थे, जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, इंडिया में ब्रिटिश रूल कभी सिक्योर नहीं हो सकता। मगर सवाल यह है, आखिर टीपू सुल्तान में ऐसी क्या बात थी कि ब्रिटिश उससे बाकी सब इंडियन रूलर्स से ज्यादा डरते थे? 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया के इलाकों पर कब्जा कर रही थी। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, पहले ट्रेड करो, फिर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करो और फिर कंट्रोल हासिल कर लो। कई इंडियन रूलर्स ब्रिटिश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, मगर हजरत टीपू सुल्तान उन रूलर्स में से नहीं था। उन्होंने खुल्लम खुल्ला ब्रिटिश एक्सपेंशन को चैलेंज किया। इसी वजह से एंग्लो मैसूर वॉर्स शुरू हुई। इन जंगों में टीपू सुल्तान ने कई दफा ब्रिटिश आर्मीज को सख्त मुकाबला दिया। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि टीपू सुल्तान इंडिया में उनका सबसे डेंजरस एनिमी था। टीपू सुल्तान की आर्मी की एक चीज ने ब्रिटिश सोल्जर्स को सबसे ज्यादा हैरान और डरा दिया, और वो थी मैसूर रॉकेट्स। ये आयरन केस्ड रॉकेट्स थे जो उस वक्त के लिए एक एडवांस्ड वेपन थे। जब जंग होती थी तो ये रॉकेट्स हवा में तेज आवाज के साथ उड़ते थे और दुश्मन की लाइंस में गिरते थे। उनकी रेंज और इम्पैक्ट ब्रिटिश रॉकेट से ज्यादा पावरफुल थी। 1780 की एक फेमस बैटल में मैसूर रॉकेट्स ने ब्रिटिश आर्मी को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। ब्रिटिश सोल्जर्स ने पहली बार ऐसा वेपन देखा था। बाद में ब्रिटिश साइंटिस्ट्स ने इन रॉकेट्स को स्टडी किया और उनसे इंस्पायर होकर कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए। यानी टीपू सुल्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने बाद में यूरोप की वॉरफेयर को भी इन्फ्लुएंस किया। टीपू सुल्तान सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने मैसूर की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किए,
उसने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए और स्टेट इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। टीपू सुल्तान ने इंटरनेशनल ट्रेड भी स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके ट्रेड रिलेशंस थे फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर, पर्शिया, अरेबिया। यह सब ब्रिटिश के लिए एक प्रॉब्लम बन रहा था, क्योंकि अगर मैसूर इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाता तो साउथ इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन मुश्किल हो जाता। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंसेस बनाने की भी कोशिश की। उसने फ्रांस के लीडर नेपोलियन बोनापार्टे से कांटेक्ट किया। टीपू सुल्तान चाहता था कि फ्रांस और मैसूर मिलकर ब्रिटिश पावर को चैलेंज करें। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को जब यह पता चला तो उन्होंने इसे एक सीरियस थ्रेट समझा। अगर फ्रांस और मैसूर मिल जाते तो शायद इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होती। इसीलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि टीपू सुल्तान को जल्दी से जल्दी खत्म करना जरूरी है। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई। ब्रिटिश आर्मी ने मैसूर पर बड़ा हमला किया और सीधा मार्च किया टीपू सुल्तान की कैपिटल श्रीरंगपटना की तरफ। लंबी और इंटेंस फाइटिंग के बाद ब्रिटिश आर्मी किले के अंदर घुस गई। टीपू सुल्तान के पास भागने का ऑप्शन था, मगर उसने सरेंडर करने के बजाय आखिरी दम तक लड़ना पसंद किया और इसी जंग में वो शहीद हो गया। टीपू सुल्तान की कहानी एक सिंपल किंग की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे लीडर की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल कॉलोनियल एम्पायर को चैलेंज किया। इसीलिए ब्रिटिश उससे डरते थे, क्योंकि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा था इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन कभी आसान नहीं था और इसी वजह से हिस्ट्री उन्हें आज भी याद करती है शेरे मैसूर के नाम।